Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्क्रीन पर आपको ये जो तस्वीर दिख रही है, इनका नाम है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ। अब आप बोलेंगे इन्हें डेथ की उपाधि क्यों दी गई है? इन्होंने देश के लिए क्या कोई बहुत बड़ा काम किया है? तो नहीं, इन्होंने देश के लिए कोई बड़ा काम तो नहीं किया है, लेकिन ऐसा क्राइम किया है जिसके चर्चे कई मुल्कों तक है। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 से ज्यादा मर्डर। किसी की किडनी बेच दी, किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसकी गाड़ी लूट के उस गाड़ी से पैसे से ऐश करना है, और कुछ को सिर्फ इसलिए मार दिया कि मारने में मजा आता था। यानी जब किसी का दम घुटता था तो वो देख के उसे बड़ा ही आनंद सा फील होता था, मतलब हैप्पी हैप्पी। अब आप पूछेंगे कि मैं इसकी कहानी इतने मज़े तरीके से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये आदमी मौजिला है और ऐसे सीरियल किलर्स बड़े कम देखने को मिलते हैं जो कि पुलिस को दो बार बेवकूफ़ बना देता है, 2 बार पैरोल से भाग जाता है, फिर भी पुलिस उसे जल्दी पकड़ नहीं पाती, लेकिन अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। यानी अब समझ लीजिए उसके खेल का दी एंड हो गया। लेकिन क्या आने वाले टाइम में पता चला फिर वापस से ये भाग जाए जेल से, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसकी कहानी तो है दिलचस्प। तो ये कहानी, इसने 100 से ज़्यादा मर्डर तो किया और मर्डर करने के बाद लाश को फेंक देता था एक झील में। वहाँ मगरमच्छ थे, मगरमच्छ खा लेते थे, तो केस के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता था, डेड बॉडी मिलती नहीं थी, तो कोई केस खुलता नहीं था। लेकिन एक केस ऐसा था जिसमें 2 डेड बॉडी तैर के दूसरे शहर चली जाती है, वहाँ पुलिस उस डेड बॉडी की शिनाख्त करती है और वहीं से पूरा मामला खुलता है। तो वो उस केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिस केस की वजह से ये पूरा मामला खुला, और इस मामले से ये डॉक्टर डेथ लोगों के नज़र में आया, और फिर ये केस ने इतना बड़ा रुख लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि 100 से ज़्यादा हत्याएं। 100 के बाद इसने काउंट करना बंद कर दिया था। अब दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने इसे पकड़ लिया है और पकड़कर अब इसे वापस से जेल भेज दिया गया है। तो इसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी वैसे है बहुत लंबी, इतने सारे लोग हैं, लेकिन उस एक कहानी पर फोकस करेंगे जिस कहानी की वजह से ये पकड़ में आया। तो तारीख थी 18 जनवरी 2004, जयपुर का रेलवे स्टेशन, और वहाँ टैक्सी स्टैंड पर चांद खान अपनी टैक्सी लेकर खड़े थे। वहाँ एक शख्स आता है जो खुद को कहता है कि मेरा नाम है देवेंद्र खंडेलवाल। ये वही है देवेंद्र शर्मा जो अपना झूठा नाम बताता है कि मैं देवेंद्र खंडेलवाल हूँ और मुझे हापुड़ जाना है, जयपुर से हापुड़ जाना है, अपने बीवी बच्चों को लेके आना है यहाँ इलाज के लिए। चांद खान के पास एक टाटा सोमो थी, वो रेडी हो जाते हैं, तो बोलते हैं यार सफ़र बहुत लंबा है, मैं अपने भाई को भी ले लेता हूँ साथ। अब इसके बारे में तो इन्होंने भी नहीं सोचा था, डॉक्टर ने, कातिल ने, कि यार ये अपने भाई को ले लेगा, लेकिन बोला चलो ले रहा है तो ठीक है। फिर वो अपने भाई को ले लेता है जिसका नाम होता है शराफत खान। शराफत खान भी उसके साथ आ जाता है। अब ये दोनों निकल जाते हैं। फिर रास्ते में बीच में ये लोग सोचते हैं कि अरे यार पिता को तो बता देते, हमें आने के लिए 1 दिन का समय लगेगा, तो पापा हमें ढूंढेंगे, इससे बेटर है हम बता देते। तो ये रास्ते में जाते हैं। इन्हें बीच में रास्ते में एक टेलीफोन वो मिलता है, बूथ, और 2004 की बात है तो हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो ये फ़ोन करते हैं घर पे और बताते हैं कि पापा हम जा रहे हैं हापुड़ और वहाँ से हम कल लौटेंगे, एक फैमिली को लेके जा रहे हैं, फैमिली को लेकर आना है। यहाँ से कॉल कट होती है। इसके बाद जो उनके पिता हैं गफ्फार, ये दोनों के, चांद खान के और शराफत खान के, कोई अता पता अपने बेटों का नहीं चलता। वो लास्ट कॉल होती है जिसके बाद उनके बेटे गायब हो जाते पूरी तरह से, और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। 1-2 दिन वेट करते, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते, जिसके बाद वो जाते हैं जीआरपी पुलिस को इसकी कंप्लेंट देते थे, और जीआरपी पुलिस इस कंप्लेंट को फाइल करती है और ढूंढना शुरू कर देती है। तो स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस उस फ़ोन बूथ पर जाती है और वहाँ से पता चलता है कि वो दोनों, मतलब चांद खान और उसके भाई ने जो कॉल किया था, उसके बाद एक और कॉल होता है। वो कॉल होता है कासमपुर में एक चाय बनाने वाली मोटी आंटी के पास, उनका नाम ही होता है मोटी आंटी। अब उनके पास जब कॉल होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने उनके पास जाती है, पूछती है। तो वो जो महिला है वो बताती है कि यहाँ जो कॉल आया था वो उदयवीर के लिए आया था और राजू राज के लिए आया था, जो कि डॉक्टर देवेंद्र के दोस्त हैं और रिलेटिव हैं। इसके बाद पुलिस छानबीन करती रहती है, लेकिन ये दोनों फरार रहते हैं। उदयवीर और राजू राज के बारे में कुछ पता नहीं चलता इनको, तो पुलिस उन्हें ढूंढती रहती है कि क्या पता उसी शख्स ने फ़ोन किया था, क्योंकि पीसीओ है तो कोई भी कॉल कर सकता है, तो क्या पता वो जो इनके साथ जो बैठा था उसने कॉल किया था या किसी और ने कॉल किया था। पुलिस इन्हें ढूंढ ही रही थी। फिर अलीगढ़ में यहाँ वहाँ पुलिस छापेमारी कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था, पुलिस के पास कुछ क्लू नहीं मिलता। एटा में 2 डेड बॉडी मिलती है,
पुलिस उसकी शिनाख्त करती है, पुलिस जांच करती है, फिर पुलिस को उस डेड बॉडी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता एटा पुलिस को। तो पुलिस उसका सामान रख लेती है, फ़ोटोग्राफ्स खींच लेती है और उस डेड बॉडी को मतलब जला दिया जाता है। फिर बाद में जब ये पुलिस जीआरपी पुलिस ढूंढ रही थी तो जीआरपी पुलिस को पता चलता है कि 2004 में एटा में 2 डेड बॉडी मिली है। तो पूरे जितने जगह जगह 2 डेड बॉडी मिली उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये दे देते हैं जीआरपी वाले। तो उसको ढूंढने लगती है पुलिस। तो इसी में इसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 2004 में एक डेड बॉडी मिली थी एटा में। तो पुलिस जाती है, उनसे पूछती है, उनसे फ़ोटोग्राफ्स लेती है और जो सामान मिला होता है उस डेड बॉडी के साथ, वो सामान वो चांद खान के पिता को दिखाती है, जफ़ार को। जफ़ार देखते बोलते हैं तो मेरे बेटे का ही सामान है, ये तो मेरे बेटों की डेड बॉडी होगी। और फोटो दिखाते हैं तो बोलते हैं हाँ ये मेरे बेटे ही हैं। जिसके बाद जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी जीआरपी पुलिस उसे मर्डर के केस में रजिस्टर्ड कर लेती है। अब पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है, पूरे टीम को लगा देती है और उनके लिए पास बस एक क्लू होता है, जो सेकेंड कॉल है वो सेकेंड कॉल किसकी है, वो उदयवीर को जो कॉल की गई थी और राजू राज को, जो कि डॉक्टर शर्मा ने किया था। अब वो पहुंच जाती है और उदयवीर और राजू राज को पुलिस पकड़ लेती है, उससे पूछताछ करती है। तो वो बताते हैं कि डॉक्टर शर्मा यूपी की जेल में बंद है। अब यूपी की जेल में पुलिस पहुंचती है डॉक्टर शर्मा से पूछताछ करने के लिए, जो मतलब समझिए एक क्राइम अभी तक कुछ सॉल्व नहीं हुआ, पता चला कि जिसने कॉल किया है वो जेल में बंद है। तो वो पुलिस उसके पास जेल में जाती है। तो वो पुलिस को एक झूठी कहानी बताता है। पुलिस को कहता है कि इनके अलीगढ़ में एक रिलेटिव हैं, उनसे इसकी दुश्मनी थी, उन्होंने ही ये दोनों भाइयों को मार दिया है। अब पुलिस को लगता है उन्होंने केस सॉल्व कर लिया। ये जाते हैं अलीगढ़ से 2 लोगों को उठा लाते हैं और ये समझते हैं केस क्लोज। लेकिन वो दोनों जो है वो निर्दोष होते हैं, तो बार बार चिल्ला के कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कमिश्नर मैडम जो होती हैं उनको लगता है कि केस में कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। बोलते हैं कि वापस से इसकी स्टार्टिंग से जाँच करो। तो पहले ये टैक्सी स्टैंड पे जाते और स्केच बनवाते हैं कि उस दिन जो डॉक्टर आया था वो कैसा दिखता था। तो 2-4 टैक्सी वालों ने उसका हुलिया बताया और जो स्केच था वो सेम टू सेम मैचिंग था, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के जैसा ही लगता था। ये फोटोग्राफ्स लेके गए और इन्हें शक था कि इसी के साथ गया, ये तो बात पक्की है, लेकिन ये कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रहा है। अब ये जेल पहुंचते हैं और जेल में ये क्या करते हैं कि डॉक्टर शर्मा के साथ उसके साथ एक और कैदी था जो किसी और क्राइम में जेल में बंद था। उसका नाम था काजी सावेश। अब काजी सावेश को पुलिस साइड में अकेले बुलाती है और पूछताछ करती है, बोलती है ये आदमी कैसा है और इसने कभी तुमसे कुछ शेयर किया? तो ये बताया कि अरे ये तो आप लोग को लेके डींगे हाँकता है कि मैंने कैसे जीआरपी पुलिस को पागल बनाया और मैंने 2 निर्दोष लोगों को इस केस में फंसा दिया। हमारा काम भी हो गया, हमने मर्डर कर दिया और 2 निर्दोष लोगों को फंसा दिया। पुलिस के यहाँ से कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस बोलते हैं अरे यार हमसे तो बहुत बड़ी भारी मिस्टेक हो गई। फिर पुलिस 18 जनवरी 2004 को वापस से पूरी चीज़ें सब पता चल जाती है। तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में वो जो चीज़ें बताता है वो बड़ी हैरान करने वाली थी। उसने बताया कि कैसे उसने 100 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है और उनकी किडनियाँ बेच देता था, किसकी लूट मार करके किसी का सामान ले लेता था और बहुत सारी गाड़ियाँ जो मिलती थी, उसका मेन टारगेट था टैक्सी और ट्रक ड्राइवर, उनकी गाड़ियों को मेरठ में बेच देता था। अब इसके बारे में तो पुलिस हैरान हो जाती, तो अपने बारे में सब कुछ बताता है देवेंद्र बोलता है कि मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और पुरनी गांव का रहवासी हूँ। मैंने बिहार के सिवान से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में डिग्री हासिल की थी, जिसके बाद मेरी शादी हो जाती है 1982 में और 1984 से 1985 तक मैं जयपुर में एक क्लिनिक चलाता हूँ। इस क्लिनिक चलाते चलाते मेरी पहचान एक वहाँ के लोकल डॉक्टर से होती है और मैं 1994 से 2004 में एक बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे भारी नुकसान हो जाता है, वो पैसे चुकाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं होते, 10 लाख का पैसा चुकाना होता है। फिर मैं 1994 से 2004 तक मैं किडनी रैकेट के साथ घुस जाता हूँ और मैं किडनी रैकेट का काम शुरू कर देता हूँ कि लोगों को पहले गरीब लोगों को फंसा के लाना, उनको मार देना, उनकी किडनी बेच देना। फिर ये करते करते उसे मज़ा आने लगा और उसने क्या किया उसके बाद उसने एक जो सबसे कहा जाता है कि सबसे डेंजरस पॉइंट आ गया, उसे मर्डर करने में मज़ा आने लगा। तो क्या करता था, टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स को निशाना बनाता, उनकी गाड़ी चोरी करता और ड्राइवर्स को मार देता। उसके बाद उस गाड़ी को मेरठ और हापुड़ में लाकर बेच देता। 2003 तक उसने जयपुर में अपना क्लिनिक चलाया। फिर
और इन सबको जो मारता था उन सबको लेके जाता था कासगंज के नहर में ले जाकर फेंक देता था, क्योंकि उस नहर में बहुत सारे मगरमच्छ थे और मगरमच्छ डेड बॉडीज़ को खा जाते थे। तो ये इस तरह से इसका केस कभी खुला नहीं, इतने सारे हत्या करने के बाद भी। और आपको पता है 2004 में इतना टेक्नोलॉजी स्मार्ट नहीं था आरोपियों को पकड़ना, और वो भी अनइंटेंशनल जो मर्डर होता है जिसमें कोई इंटेंशन नहीं होती मर्डर का, कोई रीज़न नहीं होता, कोई जान पहचान वाला नहीं होता, तो ऐसे मर्डर को हाईवे पे ऐसे चीज़ों को ढूंढना, आरोपी को ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो इसने बताया कि मैंने 100 से ज़्यादा मर्डर कर दिए, पुलिस में सब कुछ बता दिया इसने। फिर इसने पुलिस को हैरान करने वाला जो वो बताया कि सिर्फ ये केस था कि शराफत का, जिसकी वजह से मैं पकड़ा गया, नहीं तो मैं पकड़ाता नहीं अगर वो डेड बॉडी नहीं मिलती। लेकिन ये जेल में क्यों बंद था? तो 2020 में 2018 में गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव में एक हॉस्पिटल में रेड होती है। उसमें पता चलता है कि यहाँ किडनी रैकेट चल रहा है। तो किडनी रैकेट का ये भी हिस्सा था, ये भी मुख्य आरोपी था। तो उस केस में ये जेल में बंद था यूपी के। उसी जेल में उसे उम्र कैद की सज़ा भी हो जाती है 2018 में। 2020 में इसे जयपुर सेंट्रल जेल लाया जाता है, जहाँ जयपुर की अदालत इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। फिर ये 2020 में वही 20 दिन की इसको पैरोल मिलती है, ये भाग जाता है। अभी 20 दिन के पैरोल में भाग गया। फिर जुलाई 2020 में इसको दिल्ली पुलिस पकड़ लेती है। पता चलता है कि ये शादी करके एक विधवा औरत के साथ दिल्ली में रह रहा है बड़े मज़े से, और इसकी इनपुट मिलती है, दिल्ली पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर ये 3 अगस्त 2022 को फिर भाग जाता है, पैरोल मिलती है इसे, नहीं पता इसे इतनी पैरोल क्यों दी जा रही थी। फिर ये इसे 2023 में 3 अगस्त को फिर भाग जाता है। फिर अब जाकर 2 दिन पहले, यानी 1 दिन पहले, यानी कल इसे पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने वापस से गिरफ्तार कर लिया है। अब इसे शायद पैरोल मिलेगी भी नहीं, और इसका छूटना तो मुश्किल है, उम्र कैद है और एक केस में इसे फांसी तक की सज़ा है। केसेस बहुत सारे हैं इसके ऊपर, तो छूटना तो इसका नामुमकिन है। और अब इसे स्पेशल सेल में रखा जाएगा जेल के अंदर भी, और अभी तो बहुत सारे केसेस खुलने भी बाकी हैं, उन सब केसेस में भी सज़ा होंगी। अभी तो इसे 3 या 4 केस में ही सज़ा हुआ है, तो और बहुत सारे केस खुले भी नहीं। लेकिन इसने जो चीज़ें बताई कि इसे सिर्फ मज़ा आता था, मज़े के लिए करता था। एक डॉक्टर जिसका काम था लोगों का इलाज करके लोगों को ठीक करना, वो कैसे लालची बना, पैसे का ऐसा ज़्यादा लालची बना, पैसा और मज़े के लिए उसने इतनी सारी हत्या कर दी। तो मुझे लगता है अभी तक का तो सबसे बड़ा साइको किलर है और सीरियल किलर है, जिसने 100 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया और मगरमच्छ को खाने के लिए डेड बॉडी फेंक देते थे। तो दोस्तों, ये आपको मर्डर मिस्ट्री कैसी लगी, सीरियल किलर की कहानी, आप ज़रूर बताइएगा। इस पर हम और पार्ट्स लाएंगे कि और कितने लोगों का मर्डर किया, कैसे कैसे मर्डर करता था, कैसे अंजाम देता था। डिटेल में और सारी स्टोरीज़ भी इसकी जो बची हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।